हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज हम लोग बात करेंगे साउंड के लेक्चर 2 की। ओके, इसका जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 1, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि साउंड क्या होता है, साउंड जनरेट कहाँ से होता है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती है, या फिर किस फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो वेव कितने टाइप की होती है, इन चीजों को हम लोगों ने देखा था और उस वेव से रिलेटेड टर्म्स देखे थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का आगे की तरफ बढ़ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो क्या कहता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, देखिएगा। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट देन द एयर लेयर, जो एयर की लेयर होगी अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके सराउंडिंग जो लेयर्स हैं एयर की, वो भी वाइब्रेट करती हैं जैसा कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेटिंग इज एग्जैक्टली द सेम वे एंड कैरी साउंड वेव फ्रॉम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट टू आवर ईयर्स। तो वहां से साउंड एनर्जी वाइब्रेट पार्टिकल्स करेंगे, लेकिन वो वाइब्रेशंस वहां से चलते चलते आगे की तरफ, यानी कि हमारे कानों तक आता है और तब जाके हमें कोई चीज सुनाई देती है। और इसी ट्रांसमिशन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। यानी कि साउंड जब प्रोपोगेट करता है तो पार्टिकल एक्चुअल मोशन नहीं करते हैं, वहां पे पार्टिकल केवल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कह रहा है इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड through air, there is no actual movement of air from the sound producing body to our ear. The air layer only vibrate back and forth, यानी कि vibratory motion, to and fro motion, and transfer the sound energy from one layer to the next layer till it reaches our ear. ठीक है बेटा, तो ये होता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब साउंड जो है वो किसी मीडियम में किस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन केवल वाइब्रेटरी होता है, यानी कि पार्टिकल्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक नहीं जाते, वो केवल अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में कहा कि साउंड नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। साउंड बिना मटेरियल मीडियम के ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है और ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है वाइब्रेटिंग बॉडीज। ठीक है, यानी कि इसको वाइब्रेशंस को अगर आगे ट्रांसफर करना है तो कोई मटेरियल चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है और आगे कोई मटेरियल ही मीडियम ही ना हो, यानी कि उसके सराउंडिंग में कोई मीडियम ना हो, तो वो अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक कोई मटेरियल नहीं होगा तब तक बॉडी वाइब्रेट करके भी कुछ साउंड नहीं जनरेट कर पाएगी, क्योंकि उसके बाद वाले पार्टिकल्स तो है ही नहीं जिसमें वो एनर्जी को ट्रांसफर करे, और तब हमको वो चीज सुनाई ही नहीं देगी। यानी कि अगर वैक्यूम में कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, या फिर कितना भी फास्ट कितना भी स्लो, तो हमको वो सुनाई नहीं देती है, क्योंकि एनर्जी वहां से ट्रांसफर होकर हमारे कानों तक नहीं आती है। इसीलिए साउंड को सुनने के लिए हमारे पास ये जरूरी है कि एक मटेरियल मीडियम हो जिसमें बॉडी वाइब्रेट करे, यानी कि साउंड किसी मटेरियल मीडियम में ही ट्रेवल करेगा। इज दैट क्लियर? अब वो मटेरियल मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस टू ट्रेवल एंड टू बी हियर्ड। साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। देखो, साउंड वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं बिकॉज दे नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन। अगर किसी वेव को मीडियम की जरूरत होती है तो वो एक मैकेनिकल वेव हो जाती है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन द सॉलिड। साउंड सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करता है और गैस में सबसे स्लो। याद रखिएगा कि साउंड सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है और गैस में सबसे स्लो करता है। गैस में इसकी स्पीड जो होती है बेटा, यानी कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में अगर हम लोग बात करते हैं तो 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है। इवन वहीं सॉलिड में इसकी स्पीड 1000 2000 मीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकती है। ओके, लेकिन साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां कोई मीडियम नहीं हो। ठीक है, इसे बेसिकली हिंदी में निर्वात बोलते हैं, यानी कि नो मीडियम, विदाउट एनी मीडियम वाला जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं वैक्यूम। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। देखो इससे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हम लोगों ने देखा था वो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि जो साउंड वेव होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ये वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करें, वो साउंड वेव था, ये साउंड है, तो इसमें हमको लाउडनेस, पिच, टिम्बर, ये सारी चीजों को बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, two sound can be distinguished from one another by the following three different characteristics. Loudness, यानी कि दो साउंड है तो उनको किस तरीके से डिफरेंट किया जा सकता है, ये इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। पहला लाउडनेस, पिच या श्रिलनेस बोलते हैं, क्वालिटी या टिम्ब्रे बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इन तीनों ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, जिसके अकॉर्डिंग आप साउंड को डिफरेंस करते हैं। लाउडनेस, यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले लाउडनेस और इंटेंसिटी। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, देखिएगा क्या होता है। Loudness is the characteristics by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one। यानी कि loud का मतलब बहुत तेज और faint का मतलब बहुत धीरे। यानी कि एक loud और एक faint sound को अलग करने के लिए हम loudness का यूज करते हैं। यानी कि हमें ये पता चलता है कि जो loud है, एक loudness एक प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग आप ये बताते हो कि कौन सी आवाज तेज है कौन सी धीरे है। बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी, यानी कि हो सकता है एक साउंड ऐसा हो जिसकी पिच और क्वालिटी सेम हो, यानी कि उसमें सब कुछ सेम है लेकिन उसकी लाउडनेस अलग अलग है। जैसे मान लो अगर एक ही पर्सन कोई चीज बोल रहा है तो एक बार वो तेजी से बोल रहा है और एक बार स्लो बोल रहा है, तो उसकी पिच सेम होगी क्योंकि वो एक ही पर्सन है। उसकी क्वालिटी सेम होगी क्योंकि वो सेम तरीके से बोल रहा है, लेकिन एक बार तेज बोल रहा है और एक बार धीरे बोल रहा है, तो एक बार लाउड है और एक बार फेंट है, तो ये बनता है। तो ये जो लाउडनेस होती है ना बेटा, लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक है, अभी मैं आपको ये ग्राफ भी आपको यहां समझा दूंगा। तो लाउडनेस जो होती है, तो कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लाउडनेस को मैटर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिखाई देगा, कह रहा है फर्स्ट लाउडनेस इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है। लाउडनेस इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, कि वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कितनी ज्यादा है। लाउडनेस इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। अब देखिएगा यहां पर आपको एक दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला वाला ग्राफ है ये एक साउंड का है और ये भी एक साउंड का है। इन दोनों की सब कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन एक फेंट है और एक लाउड है, यानी कि ऊपर वाला फेंट साउंड है और नीचे वाला लाउड साउंड है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एक डिस्प्लेसमेंट ये है और एक डिस्प्लेसमेंट ये है, तो पता चलता है ये एक स्मॉल एम्पलीट्यूड है, तो यानी कि इसकी लाउडनेस क्या होगा? कम। और ये बड़ा एम्पलीट्यूड है, लार्ज एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये लाउड हो गया। तो इस तरीके से अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो ये फेंट साउंड है, और अगर लार्ज एम्पलीट्यूड है तो ये लाउड साउंड है। यानी कि जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है बेटा? एम्पलीट्यूड पर, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। यहां बाकी सब कुछ सेम है। देखो ये वन वाइब्रेशन है यहां से यहां तक, इसका भी यहां से यहां तक वन वाइब्रेशन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक वेवलेंथ है दोनों के लिए, यानी कि इसकी सब कुछ सेम है। तो चेंज क्या हो रहा है? केवल लाउडनेस, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड लाउडनेस की वजह से आपको दो अलग अलग ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, ये फेंट साउंड का है और ये लाउड साउंड का है। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद आता है बेटा एक प्रॉपर्टी पिच। इसके बाद किसकी प्रॉपर्टी आती है? पिच। पिच को श्रिलनेस भी बोलते हैं और ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। पिच किस पे डिपेंड करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो कह रहा है pitch is that characteristics of sound by which an acute or shrill note can be distinguished from a grave or flat note। देखिएगा हो सकता है कि दो साउंड ऐसे हों जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो। एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम। एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब लाउडनेस बराबर हो। दो अलग अलग साउंड है जिनकी लाउडनेस सेम है, यानी कि दो डिफरेंट वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं
जिनकी लाउडनेस सेम है लेकिन फिर भी आपको फर्क करना होगा तो पता चलेगा कि आप पिच के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, पिच का मतलब पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि पर सेकेंड वाइब्रेशन। हो सकता है कि एक साउंड अपने वाइब्रेशन, जैसे यहाँ पे पहला डायग्राम देखिए और दूसरा डायग्राम, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप पहले डायग्राम को देखेंगे तो पहले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये यहां से यहां आता है और यहां तक जाता है, यानी कि ये इसका वन वाइब्रेशन इतनी देर में एक वाइब्रेशन करता है। लेकिन यही दूसरी वेव एक वाइब्रेशन और ये दूसरा वाइब्रेशन, ये यहां पर दो वाइब्रेशन करती है, यानी कि ये एक वाइब्रेशन करता है और ये इतनी इतनी ही दूर में दो वाइब्रेशन करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, मतलब सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये पर सेकेंड टू वाइब्रेशंस कर रहा है और ये पर सेकेंड वन वाइब्रेशन कर रहा है, यानी कि ये 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और ये 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो पिच होती है या श्रिलनेस होती है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। कैसे? एम्पलीट्यूड इक्वल है, यहां पर जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा, एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता, यानी कि यहां पर लाउडनेस क्या है, सेम है, सेम लाउडनेस है, लेकिन फिर भी उसको डिफरेंस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर श्रिलनेस या पिच। वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो ये हाई पिच, अगर उसकी श्रिलनेस ज्यादा है तो हाई पिच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाई पिच। और ये क्या हो जाता है? लो पिच। तो जनरली अगर एक मेल और फीमेल वॉइस को डिफरेंस करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जो फीमेल वॉइस होती है वो हाई पिच की वॉइस होती है। दोनों की लाउडनेस सेम हो सकती है, एक मेल वॉइस और एक फीमेल वॉइस की लाउडनेस सेम हो सकती है, लेकिन इन दोनों की आवाज में फर्क ऑन द बेसिस ऑफ पिच करते हैं। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे जो कि डिपेंड करती है। हाँ, एक्सेप्शनल केस में कभी कभी आप डिफरेंट नहीं कर पाते, वो अलग की चीज है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है क्वालिटी, जिसे हम बेसिकली टिम्ब्रे कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी टिम्ब्रे, इसको समझिएगा। ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें, जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है जिनका लाउडनेस सेम है, यानी कि एम्पलीट्यूड सेम है, पिच भी सेम है। क्या है? पिच भी सेम है, यानी कि उनकी श्रिलनेस, उनकी लाउडनेस सब कुछ सेम है। तो फिर अलग क्या है? अलग होता है कि वो जिस बॉडी से जनरेट हो रहे हैं वो दो अलग अलग बॉडी हैं, तो इनका वेव फॉर्म अलग अलग क्रिएट होता है। तो कह रहा है क्वालिटी or timbre of a sound is that characteristics which distinguishes the two sound of the same loudness and the same pitch but emitted by two different instrument, यानी कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है कि सेम लाउडनेस जनरेट हो, सेम श्रिलनेस जनरेट हो, लेकिन फिर भी हम उसको अलग अलग पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का वेव फॉर्म अलग अलग होता है। तो देखिएगा यहाँ पर दो वेव फॉर्म, ये एक वेव फॉर्म ये है और दूसरा वेव फॉर्म ये है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर एम्पलीट्यूड सेम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, भाई देखो यहां से यहां तक इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी और इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी कि यहां पर लाउडनेस और पिच ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? सेम है। अगर ये दोनों के दोनों सेम है फिर भी इनको डिफरेंस किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इनके ग्राफ का जो स्टाइल होगा वो अलग होगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टिम्ब्रे या क्वालिटी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड टिम्ब्रे या क्वालिटी। तो बेसिकली जो साउंड होता है उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले लाउडनेस, जो कि डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। दूसरा पिच या श्रिलनेस, जो कि डिपेंड करती है किस पर बेटा? फ्रीक्वेंसी पर। तीसरी आती है क्वालिटी, ठीक है, यानी कि टिम्ब्रे, जो कि डिपेंड करता है कि कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो वेव स्ट्रक्चर के फॉर्म को चेंज करता है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पर। सीधे सीधे क्या कहेंगे कि ये वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है। ओके, अब ये जो साउंड जनरेट होता है बेटा, साउंड दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक साउंड होता है जो कि म्यूजिक होता है और दूसरा साउंड जो होता है वो नॉइस होता है। म्यूजिक मतलब प्लीजेंट साउंड, यानी कि जिस साउंड से हमें कोई दिक्कत ना हो, जिस साउंड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो साउंड एक जेंटल साउंड होता है जो कि हमारे कानों को अच्छा भी लगता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। एक आता है नॉइस, यानी कि एक ऐसा साउंड जो एक टर्म के बाद अनबियरेबल हो,
वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इरिटेटेड हो जाए, या फिर उतना हैवी साउंड आप सुनने की आदत ना हो, तो वो आपके लिए नॉइस हो जाती है। यानी कि मल्टीपल साउंड जब एक साथ टकराते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो एक तरीके से नॉइस ही हो जाता है। ठीक है, तो आइए म्यूजिक और नॉइस को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक की बात करेंगे हम लोग। म्यूजिक क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक एक प्लीजेंट है, इट इज अ प्लीजेंट continuous and uniform sound produces by the regular and periodic vibration। जो म्यूजिक होती है वो एक प्लीजेंट कॉन्टिन्यूअस और यूनिफॉर्म साउंड होता है, जो कि पीरियोडिक वाइब्रेशंस के रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन से जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, साउंड प्रोड्यूस बाय वायलिन, पियानो, फ्लूट, ट्यूनिंग फॉर्क एटसेट्रा। या फिर हम हमारी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम ऐसे ही बात करें कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो एक नॉइस में ना चेंज हो, तो वो क्या हो जाती है, सारी चीजें म्यूजिक में आ जाती है। देयर आर द म्यूजिकल साउंड, दियर साउंड लेवल इज यूजुअली बिटवीन 10 डेसिबल टू 30 डेसिबल। अब ये जो साउंड होते हैं, ठीक है, अब ये जो साउंड होते हैं, जो बेसिक म्यूजिकल साउंड होते हैं, इनकी जो रेंज होती है वो 10 डेसिबल से 30 डेसिबल की होती है। यानी कि म्यूजिक डायरेक्टली किस लाउडनेस पे डिपेंड करके बात कर रहा है। तो यानी कि एक चीज जानिएगा, जो लाउडनेस, अगर मैं बात करता हूं यहाँ लाउडनेस की, मैं एक बार फिर से आता हूं लाउडनेस पे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं लाउडनेस की, लाउडनेस को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। इसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेसिबल। इसकी यूनिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेसिबल, शॉर्ट फॉर्म में डीबी, डेसिबल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डीबी। तो कितनी लाउडनेस की म्यूजिक हमारे लिए, कितनी लाउडनेस हमारे लिए म्यूजिक और कितनी लाउडनेस नॉइस है, तो पता चलता है कि जो अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी लाउडनेस 10 टू 30 डीबी है, जो कि एक नॉइस का काम कभी नहीं कर सकती। यानी कि ये केवल एक म्यूजिक का काम करती है, यानी कि एक प्लीजेंट म्यूजिक का काम करती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 80 तक के साउंड को बियर करते हैं, और 80 से ऊपर का साउंड हमारे लिए पेनफुल हो जाता है, क्योंकि ये नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। 80 डीबी तक का साउंड, ठीक है बेटा, यानी कि डेसिबल। ओके, इसके बाद आता है नॉइस। नॉइस क्या होता है, द साउंड अदर देन द म्यूजिकल साउंड आर कॉल्ड नॉइस। इट इज ए साउंड प्रोड्यूस बाय ए इररेगुलर सक्सेशन। अब ये जो नॉइस जनरेट होता है, ये इररेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, एंड इज यूजुअली ए डिसकंटिन्यूअस साउंड, और ये डिसकंटिन्यूअस भी होता है। इट इज डिस्कॉर्डेंट एंड अनप्लीजेंट टू द ईयर। क्योंकि पहला, अगर आप नॉइस सुनते हैं तो आपको इरिटेटिंग भी होते हैं, यानी कि हमारे कान के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अनप्लीजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड प्रोड्यूस व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन ऑन द टीन शेड इन ए नॉइस। जैसे मान लो नॉइस, टीन शेड पे तुमने पत्थर गिरा दिया, घर में बर्तन गिरने लगे, बर्तन की आवाज आए, तो ये सारी आवाजें क्या है, आपको शोर लगती हैं, नॉइस लगती हैं, क्योंकि आपको प्लीजेंट आवाजें नहीं है। ठीक है, यूजुअली ऑल द साउंड ऑफ लेवल अबव 120 डीबी आर टर्म्ड एज नॉइस। तो 120 से ऊपर तो सब है, लेकिन 80 से हमारे लिए चीजें पेनफुल होना स्टार्ट होती है, यानी कि 80 से नॉइस स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब समझिएगा, इन दोनों को, म्यूजिक और नॉइस को थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। देखिएगा, ये जो ग्राफ है ये म्यूजिक का ग्राफ है। पहला ग्राफ म्यूजिक का है, क्योंकि म्यूजिक में बोला गया है एक रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर सक्सेशन और कंप्रेशन एक तरीके से, यानी कि रेगुलर वेव का फॉर्म जनरेट होता है और पीरियोडिक होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई ये प्लीजेंट हो जाता है। लेकिन नॉइस में ऐसा कुछ नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, पीरियोडिक नहीं होता, जब मन कुछ भी होता रह रहा है। तो आपको इसके वेव के स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहा है कि ये वेव का स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है, कभी कहीं कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वेव स्ट्रक्चर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसको आप क्या बोल देते हैं, नॉइस बोलते हैं। यानी कि ये एक पीरियोडिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये एक नॉइस हो गया, और ये पीरियोडिक फॉर्म में होने की वजह से, एक रेगुलर और पीरियोडिक फॉर्म में होने की वजह से ये क्या हो गया बेटा, ये तो नॉइस हो गया, और ये क्या हो गया, म्यूजिक। ठीक है बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ आप ये दोनों डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ होते नहीं है, केवल जिस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
जो बजाने के तरीके होते हैं उनके बेसिस पे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेन 3 टाइप की कैटेगरी में डाला जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाने के लिए आप विंड की यूज करते हैं, यानी कि एयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें साउंड प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन कैसे, वाइब्रेटिंग एन एयर कॉलम इनसाइड द हॉलो पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे फ्लूट हवा मार के ही चलती है, शहनाई, बीन, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, फ्रेंच हॉर्न, ये सब क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप फूंकते हैं और तब ये बजता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें आप वायर का यूज करते हैं, एक स्ट्रिंग का या वायर का यूज करते हैं। तो इनमें जब हम वायर को प्लग करते हैं, प्लग का मतलब खींचते हैं, तो इनमें वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। कह रहा है दीज इंस्ट्रूमेंट हैव स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट थिकनेस सो एज टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। तो इसमें बेसिकली कुछ पिचेस होते, कुछ स्ट्रिंग्स और भी होते हैं जो कि अलग अलग पिच की होती हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड निकालने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रिंग का यूज करते हैं। कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे, कुछ एवरेज, इस तरीके से अलग अलग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। आगे कह रहा है एज वायलिन, गिटार, सितार, वीणा, शारोद एटसेट्रा, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं बेटा परकशन इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीधे सीधे समझिए। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक किसी सरफेस होती है, ठीक है, और इसमें ज्यादातर एनिमल मेम्ब्रेन लगाया जाता है, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन लगाते हैं, एक सरफेस लगाते हैं जो कि अंदर हॉलो होता है, और उस पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं और वो बजना स्टार्ट करता है। तो कह रहा है परकशन में और भी वैसे आते हैं, और को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसमें सरफेसेस का ही यूज होता है ज्यादा। तो कह रहा है परकशन में इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, शेकिंग, स्क्रैपिंग और रबिंग, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि स्ट्राइक, शेक, स्क्रैपिंग और रबिंग करने से बचते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रम स्ट्राइक करते हैं, तबला, ढोलक, मृदंग, सिंबल, जाइलोफोन एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि इनको स्ट्राइक करके, शेक करके, स्क्रैप करके या रब करके इनसे साउंड जनरेट किया जाता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो कॉल्ड परकशन इंस्ट्रूमेंट या मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली जो साउंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इन 3 तरीकों में कैटेगराइज किए गए हैं, विंड, स्ट्रिंग और परकशन। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है बेटा, इस पूरे चैप्टर के, पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है, इसका लास्ट पॉइंट आता है मोनोटोन। मोनोटोन क्या है, अ साउंड विच नेवर चेंजेस इज कॉल्ड मोनोटोन, यानी कि वो साउंड जो कभी चेंज नहीं होता उसे आप क्या बोलते हो, मोनोटोन। अ मोनोटोन साउंड नेवर चेंजेस इट्स पिच, लाउडनेस, टिम्बर और इट्स स्पीड। जो मोनोटोन साउंड होते हैं वो कभी अपनी पिच को डिक्रीज नहीं करते या चेंज नहीं करते, लाउडनेस को चेंज नहीं करते, अपनी क्वालिटी को चेंज नहीं करते। ठीक है, ये कभी भी मोनोटोन का साउंड का मतलब एक फिक्स साउंड है जो कभी कुछ भी चेंज नहीं करता है। ओके बेटा, तो इसी के साथ बेटा देखिएगा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, लेकिन इस चैप्टर के एंड के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में 2 ही लेक्चर थे, इस चैप्टर में और भी क्या, आप अपनी बुक को थोड़ा सा केयरफुली रीड करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, बात की सबसे पहले हम लोगों ने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की। साउंड देखो, इससे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी पहले लेक्चर में वो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यहाँ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम लोगों ने लाउडनेस और इंटेंसिटी के बारे में देखा, फिर उसके बाद उसके क्या क्या फैक्टर हैं इसके बारे में देखा, पिच क्या होती है और किस पर डिपेंड करती है इस पे ध्यान दिया, और साथ ही साथ क्वालिटी और किस पे डिपेंड करती है इस पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद साउंड को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, म्यूजिक और नॉइस में। तो हमारे पास म्यूजिक का कोई क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया के साउंड म्यूजिक होते हैं, और अनदर क्राइटेरिया के साउंड क्या हो जाते हैं, नॉइस हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने यहाँ ये भी देखा कि जो लाउडनेस होती है उसकी यूनिट क्या होती है, डीबी यानी कि डेसिबल। ठीक है,
फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जिसमें हम लोगों ने विंड, स्ट्रिंग और परकशन इंस्ट्रूमेंट की बात की। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है बेटा। ओके, बाय।